हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमारे एजुकेशन और एकेडमिक वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए क्लास 12th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम आपको पता ही द्वितीय क्रिया है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 3 नंबर में और 5 नंबर में पूछता है, वो आज हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे उनको। ठीक है, बाकी जो भी इसके प्रीवियस चैप्टर हैं वो मैंने आपको वीडियो में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 जो है द्वितीय क्रियाएँ, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूँ, द्वितीय क्रियाएँ जो भी ये चैप्टर है, ये बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। इसको जितना हो सकता है आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो अब जो इसका चीज़ है, यानी कि जो इसकी मेन चीज़ क्या है, द्वितीय क्रिया। इसका मतलब क्या होता है द्वितीय क्रिया का, आप समझते होंगे मतलब क्या है। तो द्वितीय क्रिया का मीनिंग होता है प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल में अपना कौशल और लागत लगा करके उसको मूल्य में वृद्धि करना। समझ में आ गया आप लोगों के कि भाई क्या मतलब है इसका? नहीं आया होगा, क्योंकि एक बहुत ही थोड़ा सा कह सकते हैं कि हार्ड लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, बट बहुत ही आसान समझना है। देखिए किस तरीके से प्रकृति जो भी हमें प्राप्त जो भी चीज़ हमें देती है, प्रदान करती है, उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, लकड़ी, कोयला, बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक संसाधन होते हैं बेसिकली। अब जो भी प्रकृति ने हमें दिया, हमने उसमें अपना कौशल, यानी कि कौशल समझते हैं, कौशल का मतलब होता है हमारा टैलेंट। जो भी हमारा टैलेंट है, उस टैलेंट को लगा करके, और हमने उस पर साथ में अपनी थोड़ी सी पूंजी भी लगा दी, मतलब लागत भी लगा दी। पूंजी लगाई, लागत लगाई और अपने टैलेंट लगा दिया। उसके बाद उसमें जो भी उसका मूल्य बढ़ गया, ऐसे जैसे कि मतलब समझिए, मैंने एक लकड़ी ली और उसको अपना टैलेंट और अपने थोड़ा सा उसमें मशीन का इस्तेमाल करके उसको एक चेयर की तरीके से उसको बना करके रख दिया। तो मैंने उसमें अपना कौशल और लागत दोनों लगा दिए। तो उसके बाद वो लकड़ी 30-40 रुपये की बैठी होगी मुझे, बट अब वो कुर्सी कम से कम 300-400 रुपये की बिक जाएगी। तो क्या मतलब है उसका? तो उसका ये है कि हमने अपना कौशल लगाया और लागत लगाई एक प्राकृतिक चीज़ के अंदर, और हमें उसके अंदर मूल्य में वृद्धि हो गई, उसका मूल्य बढ़ गया। यही हमारा द्वितीय क्रिया होता है। समझ में आ गई बात आप लोगों की? द्वितीय क्रिया होती क्या है? प्राथमिक क्रिया जो हमने पहले पढ़ी, उसमें सभी तरह की चीज़ें हमने क्या देखी थी कि जो है प्रकृति से प्राप्त होता है माल। अब हमें क्या करना है, उस जो प्राप्त प्राथमिक क्रिया में माल हो रहा था, अब उसी चीज़ को हमें अपने दिमाग और अपने पैसों से उसके मूल्य को बढ़ाना है। वो ही हमारी द्वितीय क्रियाएं कहलाती हैं। एकदम सिंपल सी बात में समझ सकते हैं आप लोग। मैंने एग्जांपल दिया आपको लकड़ी का, उसको मैंने चेयर में तब्दील कर दिया, वो हमारा द्वितीय क्रिया के अंदर आ गया। उसके बाद अब हमें देखना है कि द्वितीय क्रियाएं बेसिकली होती कहाँ हैं, और इन द्वितीय क्रियाओं को जो सबसे बड़ा सोर्स हुआ क्या, हमारा उद्योग है। अब हमें इसमें बेसिकली उद्योगों के बारे में पढ़ना है कि जो उद्योग होते हैं जहाँ पर ये सभी तरह की क्रियाएं होती हैं, उसको हमें समझना है कि ये उद्योग होते क्या हैं और उनको किस प्रकार से हम उनका बंटवारा या कह सकते हैं क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि आकार के आधार पर, किसके आधार पर? आकार के आधार पर हमने समझा कि होता क्या है। देखिए, द्वितीय क्रिया का जो सबसे पहला उद्योग हुआ और जो हमने बंटवारा करा, वो है हमारा आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर समझेंगे तो एक तो छोटे पैमाने के उद्योग, एक बड़े पैमाने के, और हमारे एक कुटीर उद्योग। यानी कि ये 3 तरह के उद्योग हो गए, और कोई सा उद्योग इसके अंदर आएगा नहीं। तो सबसे पहले छोटा उद्योग हो गया, फिर बड़ा, और फिर हमारा कुटीर। ये 3 तरह के हमारे उद्योग होते हैं। कुटीर का मतलब सबसे छोटा, समझ सकते हैं आप लोग। एक बड़ा, यानी कि कह सकते हैं कि ये बिग हो गया, स्मॉल, और ये हमारा वेरी स्मॉल। तो इस तरीके से हमें समझना है। बाकी एक उत्पाद के आधार पर भी है, जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसमें आधारभूत चीज़ें जो हमारे लोहा हो गया, उपभोक्ता में हमारे जो भी खाद्य पदार्थ जो हम डेली यूज़ करते हैं, कृषि के अंदर हमारा जो ये फसल वगैरह का, उससे जो हम आटा वगैरह बनाते हैं, रसायन में सीमेंट वगैरह, खनिज में बहुत सारे कोयले वगैरह। तो अब हमें इन सब चीज़ों को डिटेल के अंदर पढ़ना है। तो उसके लिए अब हम चलते हैं डिटेल में, समझते हैं कि पहले बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं, जो हमें आपको यहाँ से बड़े पैमाने के उद्योगों की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग की तरफ हम चलते हैं, उसके बाद हम छोटे पढ़ेंगे, फिर कुटीर पढ़ेंगे। तो देखिए, आप पढ़ते हैं बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं। तो जैसे कि बड़े पैमाने के उद्योग आपको दिख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, कौशल का विशिष्टीकरण होता है। नया वर्ड लग रहा होगा आप लोगों के लिए कि ये कौशल का विशिष्टीकरण क्या है। हमें समझना है क्वेश्चन के अंदर कि बड़े पैमाने के उद्योग क्या होते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग वो होते हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। इसमें बहुत सब चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं। इसके अंदर अधिक मात्रा में श्रम लगते हैं, श्रमिक समझते हैं ना, मजदूर। अधिक मात्रा में इसके अंदर पूंजी लगती है, मतलब हर चीज़ बड़ी लगेगी, क्योंकि आगे आ गया बड़े पैमाने के, बड़े स्तर पे, जो बड़े लेवल पे करे जाने वाले उद्योगों हम बड़े पैमाने के उद्योग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो पहली विशेषता ये आती है कि इसके अंदर क्या होता है, कौशल का विशिष्टीकरण होता है। एक नंबर में वो ये भी पूछ रहा था कि कौशल का विशिष्टीकरण क्या होता है, फिर क्या बताएंगे। तो कौशल का विशिष्टीकरण का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि कौशल समझते टैलेंट, यानी कि जो हमारा कौशल है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि समझे इस तरीके से हम लोग
कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमने उस काम को लगातार करते रहते हैं तो हम उस काम में माहिर हो जाते हैं, मतलब हमें उस काम की बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस और नॉलेज मिल जाता है। वही हमारा कौशल का विशिष्टीकरण होता है। यानी कि जो भी बड़े पैमाने के उद्योग होंगे उसके अंदर जो भी वर्कर काम करते होंगे ना, वो वर्कर बहुत ज़्यादा मात्रा में विशिष्टीकृत होंगे, मतलब उनको अपने काम में एकदम स्पेशलिस्ट होंगे। वो कह सकते हैं कि उन्हें सब कुछ आता होगा। वो अपने मतलब एक ही काम करेंगे, ऐसा नहीं कि सारे काम में स्पेशलिस्ट होंगे, वो अपने काम में स्पेशलिस्ट होंगे। उसी को हम कौशल का विशिष्टीकरण कहते हैं। यानी कि आपको इतना वो काम करना है कि आप उसमें माहिर हो जाओ, वही कौशल का विशिष्टीकरण है। तो बड़े पैमाने के उद्योग की ये डिमांड होती है कि जो भी वहाँ पर काम करे वो विशिष्टीकरण हो कौशल की दृष्टि से। समझ में आ गया आप लोगों के। दूसरा हमारा आता है यंत्रीकरण। यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग के अंदर हमारे यंत्र, आपको पता ही है, यानी कि जो भी हमारा टेक्निक होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स को हम यंत्र बोलते हैं। तो जितना भी काम होगा वो किसके द्वारा होगा? यंत्रों के द्वारा होगा। श्रमिक होंगे बट उनको संचालन करने के लिए, उनको चलाने के काम में आएंगे श्रमिक, बट जो मेन काम जो होगा वो यंत्रीकरण के द्वारा ही होगा। किसके अंदर? बड़े पैमाने के उद्योग के अंदर। ठीक है। बाकी प्रौद्योगिकी नवाचार, मतलब ये भी एक नंबर में अलग से पूछ लेता है कि भाई प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के अंदर नए विचार आना। यानी कि जो पुरानी समस्याएं थी टेक्नोलॉजी की, उस सबको ख़त्म करके एक नए विचार को उत्पन्न करना, वो हमारा आता है प्रौद्योगिकी नवाचार में। ठीक है ना। और जो भी प्रौद्योगिकी, मान लो कि हम नई चीज़ विकसित करनी है, उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को हटा दिया जाए और नई तकनीक को लाया जाए, यही प्रौद्योगिकी नवाचार होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐड होती हैं हमारी बड़े पैमाने के उद्योग के अंदर। ये चीज़ हमारी डिमांडेबल होती है, इसमें चाहिए ही चाहिए होता है इसको। और चौथा हमारा आता है संगठनात्मक और ढांचागत प्रारूप। यानी कि बड़े पैमाने के उद्योगों के अंदर ये भी चीज़ होती है कि क्या करना होता है कि इतने ज़्यादा इसमें कर्मचारी और इतनी ज़्यादा पूंजी लगती है, कर्मचारी बहुत सारे होते हैं, उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों का सही से ब्यौरा, या कह सकते हैं इन सब का लेखा जोखा, सबका ध्यान रखने के लिए हमें एक अलग से व्यक्ति बिठाना पड़ता है, एक अलग से श्रमिक बिठाना पड़ता है, जिसे हम अकाउंटेंट भी कहते हैं। तो इस तरह के उद्योगों में ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, जो लोग इस सब को सही तरीके से हिसाब किताब रख सकते हैं, मैनेजर समझ सकते हैं, अकाउंटेंट समझ सकते हैं। तो इस तरह के लोगों की इसमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। एडवाइज़र आप कह सकते हैं इसके अंदर। वो सब चीज़ें बड़े पैमाने के उद्योगों में चाहिए होती हैं। ये 4 विशेषताएं थी बड़े पैमाने के उद्योगों की। ठीक है। बाकी इसमें एक नंबर में मैंने आपको बता दिया, जो उद्योग एक बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे किए जाते हैं, उन्हें बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। सिंपल सी बात में। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद, और अगर नया तो एक बार आप दोबारा देख लें, और तब भी नया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग में क्या होता है? देखिए, ये छोटे पैमाने के उद्योग से अभिप्राय कि वह उद्योग जिसमें उत्पादन की मात्रा कम होती है और बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में। यानी कि छोटे होते हैं, सिंपल सी बात है। ये उद्योग क्या करते हैं कि इनमें ज़्यादा उत्पादन नहीं होता। नॉर्मल सी बात है, आपको लिख रहा है छोटे पैमाने का उद्योग है, तो उसमें ज़्यादा लोग काम भी नहीं करते, ज़्यादा उत्पादन भी नहीं होता। ठीक है। और इसमें दूसरी चीज़ हमारा श्रमिक। देखिए, श्रमिक समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि जो भी श्रमिक होते हैं वो कम होते हैं और साथ साथ अर्ध कुशल भी होते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था पुराने वाले में, जो पिछला पढ़ा हमने, उसमें क्या था, उसमें उनको कुशल चाहिए। बट छोटे पैमाने के उद्योगों में आपको अर्ध कुशल भी चलेंगे, फ्रेशर जिसे हम कह सकते हैं वो भी चलेंगे, फ्रेशर भी चलेंगे, अनुभवी चलेंगे। मतलब हर तरह के व्यक्ति, हर तरह का श्रमिक इसके अंदर लग जाएगा, बट उसको थोड़े दिनों बाद ट्रेनिंग देकर काम सिखा दिया जाएगा। ठीक है। ये हमारे होते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। पूंजी की, भाई देखिए, पूंजी की आवश्यकता होती है, बट इतनी नहीं होती कि जितनी कि बड़े पैमाने के उद्योगों में होती है। ठीक है। बाकी जो इसका निर्माण स्थल होता है, यानी कि कहाँ पर लगाए जाते हैं, तो ये हमारे शहर से दूर लगाए जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि आपने जब कभी, जो हमारा विलेज टाइप का एरिया होता है, बैकवर्ड एरिया देखे होंगे आपने, वहाँ पर बड़ी बड़ी भट्टी लगी होती हैं, शुगर की मील्स होती हैं। तो वो सब चीज़ें क्या दिखाती हैं आप लोगों को, वो जो बड़े बड़े मील्स वगैरह होती है ना, वो मील शुगर की मील होती है। मतलब आपने देखी होंगी बहुत सारी भट्टियाँ लगी होती हैं, आग वगैरह की, उसकी ईंटों की वगैरह भट्टी होती है। तो वो सब चीज़ें छोटे पैमाने के उद्योगों में आती हैं। वो सारे उद्योग किस में आते हैं? छोटे पैमाने के उद्योगों में आते हैं। तो उनको हम किसी शहर के अंदर तो लगा नहीं सकते, इसलिए हम उनको शहर के बाहर एक ऐसे एरिया में लगाते हैं जहाँ पर जनसंख्या कम रहती है, बहुत ही ना के बराबर रहती है। तो वही छोटे पैमाने का उद्योग का एक उदाहरण था कि जो बड़े बड़े आपने देखे होंगे भट्टे लगे होते हैं, उसके बाद उसमें कह सकते हैं कि काफ़ी तरह के शुगर मिल्स वगैरह, वो सब इसी के अंदर में आता है। आगे चलते हैं, हमारा
जो है अब हमारा कुटीर उद्योग क्या होता है। देखिए कुटीर उद्योग भी ऐसी है, वो सबसे छोटा है। आपको लिखना क्या है, जब भी कुटीर उद्योग पूछे क्या है तो आपको पहली लाइन हमेशा ये होनी चाहिए कि कुटीर उद्योग उद्योगों की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि ये तीसरे नंबर पे आती है, इसलिए सबसे छोटी इकाई हो गई। और ये उद्योग अक्सर हथकरघा उद्योगों की तरह होता है, यानी कि इनको हम हाथ से भी कर सकते हैं, इनमें इतनी मशीन की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा होगा जो छोटे मोटे घर के नीचे कारखाने वगैरह खोल लेते हैं या छोटे मोटे लोग काम करते रहते हैं हाथों से, वो इसकी तरह भी काम कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा इसमें श्रमिक का हेडिंग देखें तो भाई इसमें हमारे श्रमिक की आवश्यकता कम होती है, यहाँ तक कि घर के लोग ही काम कर लेते हैं, तो बाहर के लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद पूंजी, जब भाई घर के लोग ही काम कर रहे हैं, छोटा काम हो गया, बहुत ज़्यादा हाथ से काम करो, तो भाई मशीनों के लिए ना चाहिए पूंजी, ना ही चाहिए श्रमिकों के लिए पूंजी। तो सिंपल सी बात है, पूंजी की आवश्यकता हो गई बहुत कम। और हो गया इसका निर्माण स्थल। कुटीर उद्योग का निर्माण आप देख सकते हैं, निर्माण स्थल कहाँ होता है, शहर के अंदर ही होता है, और अर्थात कुछ लोगों के तो घरों के नीचे भी होता है और घर के अंदर भी हो सकता है। तो जो कुटीर उद्योग होते हैं हमारे, एकदम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, सबसे छोटी इकाई हमारी कुटीर उद्योग होती है, बहुत सिंपल एकदम। अगला हमारा देख सकते हैं कि स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं। ये सबसे अलग उद्योग है हमारे। इस उद्योग में क्या होता है कि ये वह उद्योग हैं जिसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता और ये ना हो कोई कूड़ा फैलाते हैं। सबसे सिंपल आप देखें, साफ सुथरे उद्योग होते हैं, इनमें ज़्यादा मात्रा में उत्पादन भी नहीं होता, ठीक है। और इसी वजह से इनमें कह सकते हैं कि ये उद्योग हमारे पुर्जों के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पुर्जों के ऊपर। जो भी पुर्जे होते हैं, जो भी हमारे कह सकते हैं कि इसमें बेसिकली कंप्यूटर हो गए, मशीन्स हो गई, उनको बनाया जाता है। देखिए ये उस तरह के उद्योग है जिसमें हम किसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बट हम इसमें तकनीक चीज़ों को बना रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, मशीनें होती हैं, मॉडल होते हैं, मॉनिटर्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ हम इसके अंदर बनाते हैं। इसीलिए ये पुर्जों पर डिपेंड करते हैं, ना कि किसी और कच्चे माल पर जो प्राकृतिक रूप से तय है। समझ में आ गया आप लोगों के। और इसका आखिरी पॉइंट है कि इन उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकता कम होती है लेकिन कुशल होती है। देखिए हमें कम चाहिए बट हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी हमें यहाँ पर मैटर नहीं करती, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ तक ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, हाफ जो हमारा पार्ट है। इसके बाद जो भी अगला पार्ट होगा आप लोगों को ध्यान से देखना, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जैसे कि उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक। ये एग्जाम के अंदर 5 नंबर में बिल्कुल पूछा जाता है, और जो मैंने अभी कराया ना वो भी आप लोगों को बार बार देखने को मिल जाएंगे। लास्ट अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं उसमें आप मिल जाएंगे देखने को। उसके बाद उसमें हमारा स्वामित्व के आधार पर क्वेश्चन रह गए, अभी कुछ 4-5 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं, तो जो हमारी अगली वीडियो है उसको देखें, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी चलते हैं, मिलते हैं बाकी। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और आगे तक फैलाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दें।